गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 5 बोधात्मक प्रक्रिया के विषय में यानी उनके टॉपिक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे, जिसमें समस्या समाधान की परिभाषा देकर उसके पहलू के विषय में समझाइए। इसके विषय में अपने पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि समस्या समाधान अर्थात क्या, उसकी परिभाषा और उसके पहलू, ठीक है। और उसके बाद समस्या समाधान के प्रकारों के विषय में चर्चा कीजिए और सर्जकता बढ़ाने के उपाय, ठीक है। ये तीन विषय पर या 3 टॉपिक पर आज अपने चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे अपने पहले लेते हैं समस्या समाधान की परिभाषा देकर उसके पहलू के विषय में समझाइए, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन अपने ये लेंगे, तो समस्या समाधान की परिभाषा। तो समस्या समाधान की परिभाषा में क्या आता है कि समस्या समाधान का अर्थ यह है कि अवरोधों को खत्म करना तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए विचार की प्रक्रिया का उपयोग करना, ठीक है। तो समस्या समाधान की परिभाषा के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुकी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसके विषय में चर्चा की है। तो ये जो मैंने आपको परिभाषा बताई है, ये व्हिटिंग और विलियम्स ने 1984 में समझाई थी। तो उन्होंने अपने परिभाषा में क्या समझाया था, अवरोध यानी हमारे सामने जो भी समस्या आती है या अवरोध आते हैं, ठीक है, उनको हमको खत्म करना चाहिए और जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करना चाहिए। ऐसे विचार हमारे दिमाग में आने चाहिए और ऐसे विचार आपके दिमाग में आएंगे तो फिर आप उसको क्या करोगे, फॉलो करोगे, उस पर अमल करोगे। तो समस्या समाधान की परिभाषा में ये है। इसके अलावा और भी अनेक मनोवैज्ञानिक परिभाषा समझाई है, जिसके विषय में मैं आपको आगे चर्चा कर चुकी हूँ। अब आगे अपने आएंगे उसके पहलू के विषय में, समस्या समाधान के पहलू। तो सबसे पहले ये समस्या समाधान के पहलू है, ये पहले चर्चा कर चुके। तो इसमें कैसा था, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि शिक्षक दिन है जैसे, तो उन्होंने आपके सामने एक समस्या रखी। तो क्या समस्या रखी, तो उन्होंने ये समस्या रखी कि जब हमारे सामने यानी समस्या खड़ी होती है तो हमारी दिमाग की मानसिक स्थिति कैसी होती है, अवस्थाएँ कैसी होती है, और उस कार्य के लिए हम लोग कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, तो उसके पहलू में होते हैं। और जब समस्या आती है तब से लेके यानी प्रारंभ से लेके अंत तक, ठीक है, जो समस्याओं का समाधान हमारे सामने आता है उस तरीके से हम लोग उसकी यानी जो क्रियाएं यानी जो मानसिक क्रिया जो भी विचार आते हैं उसको हम लोग समस्या के स्वरूप नहीं तो पहलू के विषय में अपने क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग समस्या समाधान के पहलू बोलते हैं। तो यहाँ 7 पहलू हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि शिक्षक दिन था, तो शिक्षक ने हमको एक हमारे सामने नाटक करने के लिए यानी हमको मंच पर नाटक करना इस तरीके से कहा शिक्षक दिन के थोड़े दिन पहले। तो एक हमारे सामने समस्या आई। अब उस समस्या को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहले तो उसको 2 भागों में बांटेंगे, एक तो मानसिक क्रिया, उस समय की मानसिक क्रिया कैसी होगी, और समस्या का स्वरूप कैसा है। तो उस समय की मानसिक क्रिया कैसी होगी, तो सबसे पहले आएगा समस्या को पहचानना। यानी अब शिक्षक ने तो दे दिया है कि आपको नाटक करना है, तो वो समस्या कैसी हुई वो हमको पहचानना है। अब उसका स्वरूप कैसा है उसके विषय में अपने चर्चा कर सकते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे लिया है तो शिक्षक दिन है, तो अब 1 सप्ताह बाकी शिक्षक दिन को और हमको क्या दिया है, एक नाटक करने को दिया है, तब उसका आयोजन कार्य शुरू कर देंगे। यानी आज आयोजन करने का कार्य शुरू कर दिया आपने, यानी समस्या पहचान ली कि हमको ये करना है। उसके बाद है समस्या का निरूपण या वर्णन, ठीक है। ये क्या हुई, समस्या की पहचान यानी मानसिक क्रिया हुई कि समस्या का निरूपण या उसका वर्णन कैसा है, तो उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या करेंगे हम लोग। तो नाटक के आयोजन के लिए क्या करेंगे, योग थीम कि कौन सा नाटक करना है, किस तरीके से करना है वो ढूंढेंगे। फिर उसके लिए कौन कौन से कलाकार जरूर होंगे वो ढूंढेंगे, और कितनी इनकम लगी, कितनी मनी लगी, उन सब की व्यवस्था करेंगे। ये कैसा हुआ, दूसरा समस्या समाधान का निरूपण या वर्णन। अब तीसरा लेंगे समस्या हल की योजना बनाना, उपलक्ष्य निश्चित करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो एक नाटक के लिए उपलब्ध विभिन्न कथानक का सर्वेक्षण और खोज करेंगे, ठीक है। यानी अलग अलग पात्र लेंगे, जैसे एक थीम लिए उसके लिए एक पर्सन लेना, तो उस पर अलग अलग लोगों पे उसको देखेंगे। फिर उसके लिए कौन सा योग यानी एक सर्वेक्षण हुआ, खोज हुआ, फिर उसके लिए कौन सा योग है उसको निश्चित करेंगे।
और दूसरे शिक्षक की या मित्रों का मार्गदर्शन लेंगे। फिर जो नाटक में खर्च होगा, फिर नाटक का समय कितना है, ठीक है, उसके लिए योग्य एक्टर कौन सा है, इन सब के विषय में अपने एक निश्चित करेंगे, एक टारगेट निश्चित करेंगे। उसके बाद आता है प्रत्येक हल का मूल्यांकन। अब हम लोगों ने ये सब निश्चित कर लिया है कि खर्च कितना है, उस नाटक को करने में समय कितना लगेगा, कौन कौन से कैरेक्टर लगेंगे। इसके बाद क्या आएगा, नाटक से संबंधित आवश्यक प्रत्येक जानकारी एकत्र करेंगे। क्यों, कौन कौन से डायलॉग बोल रहे हैं, कहाँ कौन सा बोलना है, कहाँ स्टॉप करना है, और फिर उसके विषय में क्या करेंगे, अभ्यास चालू करेंगे, उसके हल का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा उचित हल को चुनकर उस दिशा में अमलीकरण। ठीक है, यानी जो भी नाटक हमने किया है, जो सर्वोत्तम नाटक का मंच है जो हमने किया है, तो जो अन्य नाटक है उसके साथ तुलना करेंगे, यानी जो अभी तक हमने किया उनके साथ, और जांच करेंगे कि ऐसा हुआ है। फिर उसके बाद आएगा परिणाम और मूल्यांकन। तो परिणाम या मूल्यांकन में क्या होगा, यदि ये नाटक है, अगर ये अच्छा है, इसकी प्रशंसा होती है, तो क्या करेंगे हम लोग भविष्य में इस तरीके का नाटक दोबारा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से, नहीं तो इस तरीके का दूसरा नाटक करने का प्रयास करेंगे। और अगर कम है तो फिर कोशिश कम करेंगे, नहीं तो इससे बेहतर हो इस तरीके की कोशिश करेंगे। और लास्ट है समस्या और हल के संबंध में पुनः विचार करके उसका पुनः अर्थबोधन या स्पष्टीकरण करना। अगर नाटक यानी जो नाटक किया है वो अगर अच्छा है तो भविष्य में इससे अच्छा और अच्छा करेंगे, इससे और अच्छा आयोजन करने की कोशिश करेंगे, और कम समय में हो सके इस तरीके से हम कोशिश करेंगे। यानी इसको 7 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, इसके पहलू इधर फिनिश होते हैं। समस्या को पहचानना, समस्या का निरूपण या वर्णन, समाधान की योजना बनाना, प्रत्येक हल का मूल्यांकन, उचित हल को चुनकर उसी दिशा का अमलीकरण। और इसके बाजू में मैंने उसके स्वरूप के विषय में समझाए थे, जिससे आपको इसको सिंपल से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने लेंगे समस्या समाधान के प्रकारों का स्पष्टीकरण करना। और समस्या समाधान तो हम जानते हैं हमारे जीवन में मुख्य 2 प्रकार की समस्या आती हैं, एक गाणितिक और एक व्यवहारिक। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लें कि 5,000 रुपये का वार्षिक 12% दर सादा ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे हुई, गाणितिक समस्या हुई। और व्यवहारिक समस्या, तो व्यवहारिक समस्या में कैसे हो सकता है, जैसे हमने कोई सभ्य संबंधी से, ठीक है, कोई बैंक से, साहूकार से क्या लिया है, मदद लिए है, नहीं तो पैसे लिए हैं, किससे लिए हैं, कितने लिए, ये सब क्या हो जाता है, व्यवहारिक हो जाता है। तो जो गाणितिक होता है, जो गाणितिक समस्या होती है, जो प्रकार होता है, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं, और जो व्यवहारिक होता है उसको हम लोग यूक्रेटिक्स बोलते हैं। इसके अलावा भी उसको और बाकी 3 समस्याओं के विषय में यहाँ समझाया गया है। सबसे मेन एल्गोरिदम और यूक्रेटिक्स है। इसके बाद है समस्या अवकाश, प्रयत्न और भूल, और स्मृति और मानसिक तत्परता। ठीक है, तो इसमें अपने सबसे पहले एल्गोरिदम के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम एक ऐसी व्यू रचना है। ठीक है, सबसे पहले अपने यहाँ एल्गोरिदम की वजह, तो एल्गोरिदम ये ऐसी व्यू रचना है, तो इस पर क्या होता है कि हर समस्या का हल हमको प्राप्त होता है। यानी एल्गोरिदम जो पद्धति है, अगर हम समस्या समाधान के लिए उपयोग में लेते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगता है, पर उसका हल अवश्य हमको मिलता है। जैसे गुणा, जोड़, घटाव, भाग, कोई भी गाणितिक सूत्र होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, एल्गोरिदम के लिए यूज़ होता है। एक उदाहरण ले देते हैं कि आपकी सोसाइटी में आपका मित्र आपका मकान ढूंढना है, आपका दोस्त। ठीक है, तो उसको आपका नंबर मालूम है या नहीं मालूम है। अगर नंबर मालूम है तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट पहुंच जाएगा, और अगर नंबर मालूम नहीं है तो क्या करेगा, नंबर 1 से चालू करेगा, नंबर 1, 2, 3, 4, फिर जितने मकान है उसमें देखेगा, तो वो आपको भले लेट पर उसका आपको मकान मिल जाएगा। और व्यवहारिक में यानी उसको सिर्फ आपका नाम मालूम है, क्या आपका नाम है, और उसको ये नहीं मालूम कि आप कहाँ रहते हो, तो क्या करेगा, वो नाम से पूछेगा तो वो मिलेगा नहीं। यानी कैसा होता है, गाणितिक में कैसा होता है कि समस्या का हल मिलने में टाइम लगता है, पर वो उसका हल अवश्य मिलता है। इसके बाद आएगा यूक्रेटिक्स। यूक्रेटिक्स में कैसा है कि जीवन में हमें जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
तो इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है या आंतरिक नियम होता नहीं है। ठीक है, यूक्रेटिक्स में आंतरिक नियम होता नहीं है। तो यह क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो हमारे साथ बन चुके हैं बनाव, उसके आधार पर हम समस्या का हल करते हैं। पर ये समस्या का हल निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको समस्या का यानी इसमें क्या होता है, हमको हल मिलता है और नहीं भी मिलता है, यानी नक्की नहीं है कि इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने आसपास जो भी समस्या बनी है या आसपास का जो भी दृश्य है उसका वर्णन करता है। ठीक है, और उससे वो उसका सॉल्यूशन लाता है। इसके बाद है समस्या अवकाश। अब समस्या अवकाश में इस पद्धति में व्यक्ति काफ़ी समस्या का स्वरूप देखता है और उसका समाधान करने का प्रयत्न करता है, यानी उसके विचारता है। ठीक है, समस्या समाधान में कि जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तब वो मन में क्या करता है, उसको प्रत्यक्ष यानी एक दृश्य बना लेता है कि अगर ये कंडीशन मेरे साथ होती तो मैं क्या करता। तो क्या हो जाती है, एक वास्तविक समस्या यानी काल्पनिक रूप गठित करता है, तो क्या हो जाता है, एक वास्तविक रूप पे देखने को देखता है, उसकी एक वर्णन एक आकृति बनाता है। तो ये जो भी समस्या होती है, जैसे समस्या अवकाश की ये जो भी पद्धतियाँ होती हैं, व्यूह रचना होती है, उसको हम लोग समस्या अवकाश कहते हैं। अब व्यक्ति है वो इस समस्या यानी समस्या अवकाश की जो समस्या आती है उसमें सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा रास्ता खोजता है कि किस तरीके से ये समस्या का जल्दी सॉल्यूशन होगा और उसको अच्छा रिजल्ट यानी श्रेष्ठतम रिजल्ट मिलेगा। उस रास्ते पर चलकर वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें ज़्यादा समय भी लगता है, श्रम भी बहुत लगता है, पर इसका भी सॉल्यूशन आता है। यानी समस्या अवकाश में क्या है, व्यक्ति के सामने जो समस्या आती है उसका वो एक रूप बनाता है। इसके बाद है प्रयत्न और भूल। प्रयत्न और भूल के बारे में अपने आगे भी पढ़ चुके हैं, जो अपने सिद्धांतों में आ चुका है। तो इस पद्धति में क्या होती है, ध्यान और समझ ना होने के कारण। ठीक है, यानी व्यक्ति को ये पता नहीं कि किस तरीके की समस्या है, क्या है, और उसकी समझ नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके साथ भूल जो भी वो उसके सामने समस्या आती है उसका एक बार सॉल्यूशन किया, 2 बार सॉल्यूशन कर लिया, तो उसका भूलों का पुनरावर्तन होता रहता है। भूलों यानी बार बार उस पर भूल होती रहती है, पर वो उस भूल से सीखता है, जिससे उसको हल प्राप्त होता है, पर काफ़ी लंबे समय के बाद प्राप्त होता है। अगर उसको वो समझ आ जाती है तो फिर वो बार बार उसको सॉल्व करता है, तो लंबे समय के बाद इसका परिणाम मिलता है और उसका हल प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मृति और मानसिक तत्परता। ठीक है, तो स्वयं ने भूतकाल में अभी तक जो समस्या की है, ठीक है, तो उसको वर्तमान समस्या के साथ आजमाता है। यानी भूतकाल में उसके साथ कोई भी बनाव बना हो या समस्या घटित हो तो क्या विचारता है कि ऐसी घटना मेरे साथ बनी थी, तो मैंने भूतकाल में कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो वर्तमान समय में वो पद्धति अपनाता है। तो इस समस्या के लिए भी वो श्रेष्ठ पद्धति या हल करने की कोशिश करता है, पर उसको ख्याल नहीं आता है कि किस तरीके से सोल्व होगा, पर वो पुराने जो उसकी दिमाग में स्मृति में याद रहता है उसके वो कोशिश करता है, और इसको हम लोग कार्यात्मक चुस्तता भी कहते हैं। यानी ये जो टॉपिक था समस्या समाधान के प्रकार, इसमें एल्गोरिदम, यूक्रेटिक्स, समस्या अवकाश, प्रयत्न और भूल, और स्मृति और मानसिक तत्परता, ये यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद अपने नया जो मैंने आपको तीसरा टॉपिक बोला था सर्जकता बढ़ाने के उपाय, उसके विषय में अपने चर्चा करेंगे। सर्जकता बढ़ाने के उपाय, ये भी चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन, सर्जकता बढ़ाने के उपाय में, तो इसकी भी चर्चा अपने पहले कर चुके हैं, तो मैं आपको इसके विषय में समझाती हूँ कि सर्जकता मीन्स यानी आप में इम्प्रूव करना। आप बाहर निकलते हो तो देखते हो कि ये दुकान यहाँ है, ये वस्तु यहाँ है, तो आपको आसपास ध्यान रखना होता है। फिर कोई जैसे आपको पूछता है कि हाँ इसका रास्ता कहाँ है, तो आप एक सर्जकता यानी आप सजाग रहते हो तो उसका हल ला सकते हो। यानी आपकी सर्जकता किस तरीके से बढ़ सकती है वो यहाँ समझाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी उसके उपाय क्या क्या है, आपकी सर्जकता किस तरीके से बढ़ सकती है। तो अपने आसपास से जो दृश्य, आवाज़ें, रचनाएं और भावनाएं देखने को मिलती हैं, तो उसके प्रति आप कैसे रहो, जागृत रहो, संवेदनशील
रो, यानी आपको याद रखना है कि आपने क्या कौन सी चीज़ कहाँ देखी है और सजाग रहो। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है समस्या खत्म हो गया है या छूट गई जानकारी, कमियां, अपूर्णताएं आदि पर ध्यान दें कि आपकी कौन सी गलती कहाँ है, तो वो दोबारा गलती ना हो सके इस तरीके से उस पर ध्यान दो, तो एक अपूर्णताएं जो है पूरी होंगी और आप उसके प्रति सजाग हो गए, सजगता आपकी बढ़ेगी। इसके बाद है अपने विचार के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किसी कार्य या परिस्थिति के मुद्दे या जितने हो सके उतने हल या योजनाएं या उपाय तैयार करना है। यानी आपके सामने कोई भी समस्या आई है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, उसके उपाय या हल ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढो, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसके रास्ते चुनो, तो उसमें क्या होगा, एक श्रेष्ठतम रास्ता आपको प्राप्त होगा। इसके बाद है मुक्त परिस्थितियों में विचार प्रवाह और लचकता को बढ़ाने के लिए ओसबॉर्न की विचार सर्जन टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। अब ओसबॉर्न की विचार सर्जन टेक्निक में क्या है, तो इसमें है कि कोई भी समस्या है, ठीक है, तो उसको आप मुक्त रूप से सोचो, एक उसकी मर्यादा निश्चित मत करो, उसको अमर्यादित रूप से सोचो, तो उसका आप सॉल्यूशन ला सकते हो, ठीक है। मुक्त रूप से सोचोगे तो आपके विचार जहाँ तक जा सकेंगे वो जाएंगे और वो क्या करेंगे, आपकी कल्पना शक्ति के रूप में बदलेंगे, और कल्पना शक्ति के रूप में बदलेंगे तो आपके दिमाग में उसके काफ़ी सारे हल सामने आएंगे और उसमें से एक अच्छा हल आप ढूंढ सकते हो। अब ऐसा भी कहा जाता है जो सृजनात्मक विचार हैं वो बिल्कुल नए नहीं होते, ठीक है। कैसे नए नहीं होते, यानी आपके साथ जो पुराने विचार है उस पर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा जोड़कर उसको नया बनाते हो, तो उसको अपने नए विचार नहीं कह सकते पर उसको संयोजन के रूप में उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बताया था कि चारपाई है, तो चारपाई को उसने क्या किया, कोई भी इंसान ने जैसे देखा कि ये चारपाई है तो उसने क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह उस चारपाई में क्या बांध दी, डोरी बांध दी, तो क्या हो गया, उड़न खटोला हो गया या रोपवे बन गया। यानी जो पुराना विचार था चारपाई का उसमें एक नया विचार जोड़कर उसने एक नया संयोजन बनाया, यानी पुराने विचार को अपने संयोजन करते हैं, यानी नए विचार होते नहीं है। इसके बाद है अपने शौक और रुचि के अनुसार अपने ऐसे कार्यों में लगाइए, यानी आपके जो भी शौक हैं या विचार हैं उनको ऐसे कार्यों में लगाइए कि आपका दिमाग क्या हो, उसमें काफ़ी विचार उत्पन्न हो, यानी कल्पनाएं नहीं तो मौलिक विचार उत्पन्न हो। जैसे कोई भी पजल सोल्व करना, पहेलियाँ सोल्व करना, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग चारों तरफ दौड़ेगा। घर को सजाना, पुरानी चीज़ें उसमें से नई चीज़ों को बनाना, ठीक है, कविताएं लिखना, पहेलियाँ लिखना, कथा लिखना, ठीक है, इस तरीके से आप रहस्यों को सोल्व करना, ये अनेक, जैसे आप इनको अपने शौक या रुचि को इन कार्यों में लगाओगे तो आपका क्या होगा, जो विचार है, मौलिक विचार है, वो क्या होंगे, कल्पना शक्ति बढ़ेंगी और आप में सृजकता शक्ति बढ़ेगी। अब आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो कोई भी समस्या का हल क्या करें, अनेक हल ढूंढें, उसमें से जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे श्रेष्ठ हो उसको निश्चित करें, जिससे आप जो भी हल निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक श्रेष्ठतम उपाय होगा। फिर आप जो भी समस्या का हल करते हैं तो जो आपके लोग आपसे, आप जिनसे प्रभावित होते हो उन लोगों से क्या करो, उसका फीडबैक लो कि मैंने इस समस्या का ये सॉल्यूशन लिया है, क्या ये सही है या गलत है, ठीक है, ऐसा फीडबैक आप ले सकते हो। फिर ऐसा सोचने का प्रयत्न करो कि जो समस्या है, ठीक है, वो अन्य कोई व्यक्ति की है तो हम उसके लिए और क्या उपाय ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके से आप सजगता बढ़ा सकते हो, यानी सजगता यानी आपके सामने जो भी समस्या आएंगे उसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो आज मैंने आपके यहाँ अभी 3 टॉपिक के विषय में चर्चा की है, ठीक है, समस्या समाधान और उसके पहलू, समस्या समाधान के प्रकार और सजगता बढ़ाने के उपाय, यानी ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अस्तु।